हे सुल्तान कभी ना देखी, हे सुल्तान कभी ना देखी तैसी पद्मावती सरी की, हे सुल्तान। सर न होगा खम कभी तेरी जफा के सामने, खोल कर सीना लड़ूंगा मैं बला के सामने। मर मिटे हैं आज दोनों अपनी अपनी राह पर, तू खुदी के सामने तो मैं खुदा के सामने। अभी ये शहर की सुगंध है, इस शहर की कुछ खासियत है, ऐसा नहीं है। इस शहर में एक बड़ी कुछ माटी की विशेषता है। जयपुर का जीवन देखना हो तो कुछ दिन पुरानी बस्ती में रहिए जाके, रोटी वोटी खा के, तहमत पहन के, बनियान पहन के, यहाँ चवन्नी दबा के पान की दुकान पे चल जाता, दुनिया भर की पॉलिटिक्स डिस्कस करता है। अरे मोदी का है करे लो सालो यार, जानू से साला ने कहा है, गले शर्ट आटा टाना की, जेब में चारा नहीं। तो ये शहर का कल्चर आदमी को क्लास किस क्लास का है ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जब उसका व्यवहार और बातचीत करता है ना तो 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि वो किस क्लास का है। जो आदमी मिट्टी से नहीं जोड़ पाता उसका कभी नाम नहीं हो सकता। मैं आपको जीवन की सच्चाई बयान कर रहा हूँ, इसको बहुत आप वैसे ना समझें कि मैं कोई नितिन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस योग्य समझा कि मैं आपके किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकूँ। बात आपने कही कि आपकी जर्नी क्या रही। मुझे लगता है यात्रा एक ऐसा शब्द है और ऐसा एक अविरल धारा है। मुझे लगता है एक जीवन कम होता है और आदमी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं मन में रखता है शायद एक जन्म में पूरी नहीं कर पाता। महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत भी नहीं होता, लेकिन संतोष किसी न किसी बिंदु पर लाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए, उन सब रास्तों से गुजरते हुए जो कुछ भी मैं हासिल कर पाया, बहुत कुछ नहीं कर पाया मुझे इसका आकलन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक संतोष की बिंदु कहीं दिखाई देती है कि हाँ इतना कर लिया, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन चाहिए बहुत कुछ, मन में कहीं ना कहीं एक बात सी हमेशा लगती है। कायस्थ परिवारों के जैसे आराध्य देव चित्रगुप्त जी को मानते हैं, तो हमारे घर में जब उनकी मूर्ति की स्थापना हुई मेरे बाबा ने की तो चित्रगुप्त जी के 2 बीबियाँ थी। हाँ। आजकल तो 1 बीबी भी मुश्किल होती है, चित्रगुप्त जी ने उस टाइम भी 2। तो खैर जो भी था, तो उस वक्त ढूंढा गया भाई दूसरी बीबी किसको बनाए। तो मैं छोटा सा 5वीं या 6वीं में पढ़ता हूँ, मैंने कहा मैं बन जाता हूँ। और जो मेरे को आनंद आया, मुझे लगा यार ये रास्ता ठीक है, लोग आपको पहचानते हैं, आप लोगों की नज़र में आते हैं, और एक ये चस्का मुझे चल पड़ा। फिर शुरू से ही मेरे को अपनी संस्कृति, परंपराएं, ट्रेडिशंस, खान पान, इन पर मेरा नज़र हमेशा बनी रहती थी कि यार ये महिलाएं जो ये करती हैं सत्तू मनसरी है, इसका क्या माने हैं, और आज ये पीपल पूनी है तो आज ये क्या है, बड़मावस है तो आज ये क्या है, क्यों है वो। मतलब मैं उसमें कुछ ढूंढता था कि यार ये नरसिंह जी की लीला हो रही है तो यार अब ठीक है नरसिंह जी ने कर ली, लेकिन अब ये हर साल वापस नरसिंह जी बना देते हैं, छोरे उसके पीछे भाग रहे, क्या माने समाज में इन चीज़ का। तो मर्यादाएं को बार बार मुझे लगता है उन सब चीज़ों का रिपीटेशन समाज में एक संदेश जाता है। तो मुझे लगता है शायद ये ऐसी सब कुछ चीज़ें होती होंगी, पर मुझे अच्छा लगता था। ड्यूरिंग द स्कूल, हर स्कूल में पहले एक छात्र परामर्शदात्री समिति होती थी। तो यहाँ एक टीचर थे, वो कहते थे यार ये लड़का अच्छा गाता है। तो आज मैं सोचता हूँ ऐसे अध्यापकों की भी कमी है। वो मुझे साइकिल पर बैठाकर आकाशवाणी ले गए, एक वो अध्यापक, और उन्होंने वहाँ मधुमालती से कहा, उन दिनों युवाणी शुरू होने वाला था, अंडर प्रोसेस था, दिल्ली से मधुमालती आई थी, बड़ा नाम था उनका आकाशवाणी में। उन्होंने यह बच्चा हमारा बहुत अच्छा गाता है, इसका गाना सुनो आप और इसको रेडियो में गवाओ। उन्होंने भाई लोन पे हमारा गाना सुना, बेटा परसों आना तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो। तो ये एक, और रेडियो में गाना, और यार सबने सुना। 5 रुपए 10 रुपए का चेक शायद कहीं अभी भी मेरे पास रखा हो, लेकिन उसका उस वक्त आदमी अपने आप को देवानंद समझता था, यार मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया। स्कूल के बच्चे के लिए बड़ी बात भी होती थी। मुकुल प्रोग्राम जिन दिनों चलता था, नंदलाल शर्मा बड़ा नाम था, लता शर्मा बड़ा नाम था, लाइव जाता था। तो मेरे ननियाल आकाशवाणी के सामने यूनाइटेड मोटर्स में होता था, मेरी मौसी उसमें जाती थी, वो मुझे ले जाती थी। तो मुझे वो चीज़ फैसिनेट करती थी कि यार आप यहाँ बोलो वो पूरे जयपुर में सुनाई देता है, पूरे राजस्थान में सुनाई देता है, इस संस्था से जुड़ना चाहिए। वो सब क्रम चलता रहा। और बाल नाटकों में गंगा प्रसाद जी, उन दिनों फैमिली प्लानिंग के नाटक बहुत होते थे, गंगा प्रसाद माथुर बड़ा नाम था,
जिनके आज भी जवा महल में कई झलकियाँ बजती है। तो उनके साथ मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में थोड़ा सा काम किया। फिर जनरल के अंदर 69-70 में मैं जनरल में अप्रूव हो गया। तो ये मेरी छोटी बहुत यात्रा है। फिर मैंने कहा कि आदमी जिस रुचि का होता है वो वैसे ही दोस्त ढूंढ लेता है, वैसे ही लोग मिल जाते हैं उनको। तो चलता रहा ये सब काम। उसके बाद भानु भारती पास आउट होके आ गए थे NSD से, तो यहाँ पर उन्होंने ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट खोला। तो वी वर द फर्स्ट बैच हम उनके साथ, क्योंकि उनके साथ तो हम पहले भी करते रहे, पर उन्होंने कहा यार मुझे अपना जमाना है सामान, तुम लोग सब इसमें एडमिशन ले लो। तो मैं, रवि झांकल, सुनील सिन्हा, रवि चतुर्वेदी, बजमोहन व्यास, ये हम सब पहले बैच के लोग उसमें रहे। और हमने उनके साथ 5 डेज थिएटर फेस्टिवल किया, जिसमें भीष्म साहनी खुद आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आए, तांबे के कीड़े, हानूश और भीष्म साहनी का लिखा हुआ एक नाटक वो पहली मर्त में यही हुआ। अंधा युग हमने उनके साथ किया। बलराज पंडित का 5वां सवार किया उनके साथ। अच्छा एक समय दौर था। फिर लगता था कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी फैसिनेटिंग जगह होती है, ऐसा मन नहीं करता कि इसको छोड़ दें, क्योंकि जवानी भी होती है, एक सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए अच्छी जगह होती है। सही। तो लगा यार कुछ नहीं, चलो जर्नलिज्म भी कर लेते हैं। तो प्रेमचंद गोस्वामी उस वक्त यहाँ उसके वो देख रहे थे, मनोहर प्रभाकर साहब भी आ गए थे। तो हमने वो PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में कर लिया। तो 78 तक मैंने अपना ये सब काम 79-78 तक पूरा कर लिया। 79 फरवरी में पहला डेजर्ट फेस्टिवल हो। मुन्नालाल गोयल डायरेक्टर टूरिज्म थे, KL कोचर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस थे। वो अक्सर नाटक, दोनों ही कला रसिक थे, तो कभी कभी रविंद्र मंच आते थे तो वाबस्ता थे, थोड़े बहुत जान पहचान थी। तो सम में हमने एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम किया, उसको डिज़ाइन किया था हिम्मत सिंह ने और इला ने उसमें काम किया था। उसका साउंड ट्रैक मैंने बनाया। अच्छा। और वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन हुआ। हिम्मत सिंह इज़ अ वेरी क्रिएटिव मैन, हम लोगों ने उनसे बहुत सीखा, गुरु है। तो ऐसे ही बातों में दूसरे दिन उन्होंने हमसे पूछा कलाकार क्या करोगे यार, क्या करा है? हमने कहा साहब हिस्ट्री में। मैं आया कौन हिस्ट्री में, मैं कोई क्या काम आएगी हिस्ट्री। हमने कहा साहब वो ड्रामेटिक्स, अरे ड्रामेटिक्स वालों को कौन पूछता है, एक सामान्य एक समाज में कोई लगता है कोई भाई कुछ। हमने कहा सर हमने जर्नलिज्म भी कर लिया ऐसे। और यार ये ठीक है, तुम हमारे आना, तुम अगर वैकेंसियाँ निकली हुई, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आ जाना। जब नियमित थिएटर जाते थे तो ये तो समझ में आ गया था कि यार इससे पेट नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि जब मैं थिएटर बहुत एक्टिवली करता था तब इतने साधन नहीं थे, न चैनल थे, न सीरियल्स बनते थे। और थिएटर करने वाले भी शौकिया थिएटर करते थे, वो कुछ न कुछ और काम करते थे। और 3 महीने रिहर्सल करने के बाद अगर 50 रुपए आपको मिल भी रहे हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उससे क्या बनता बिगड़ता था। सही। हार्ड फैक्ट था लाइफ का। लेकिन ये मालूम पड़ गया था कि इससे जीवन नहीं चलने वाला है, इसलिए अल्टीमेटली आपको कुछ करना तो पड़ेगा। पर अब क्या करना पड़ेगा ये समझ नहीं आ रहा था। जब कभी भी सोचते थे कि सरकारी नौकरी करें तो एक बड़ी मायूसी सी होती थी कि यार व्यवस्था में फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये कर्म छूट जाएगा। आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट, मैं भगवान का बड़ा लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं नौकरी में होने के बावजूद भी अपने शौक को कायम रख सका। ये बड़ी बात थी मेरे लिए और ये उसकी कृपा थी। दिमाग में कहीं ना कहीं ये कीड़ा लग गया था कि यार कुछ करना पड़ेगा, अगर करना है तो देखेंगे। फिर बहुत सारे लोग भाग्य भरोसे होते, मैं भी उनमें से हूँ। मैं क्योंकि आदमी के जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ना उसको मिला है ना मिलेगा, कितना भी आत्मा मान ले, लेकिन कर्म अच्छा रखेगा तो ज़रूर अच्छा ही मिलेगा, ऐसा विश्वास था। इसके पहले मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि लगभग 75-76 में मैं कौशल भार्गव के संपर्क में आ गया। और उस दिनों श्रुति मंडल बड़े उरूज पे था, अच्छा काम चलता था और उनका अपना एक प्रोडक्शन चलता था धरती धुरारी, बड़ा मशहूर प्रोडक्शन। आप विश्वास करेंगे कि उसके कम से कम 2500 से अधिक शो हुए होंगे। राजस्थान का कंपोजिट प्रोग्राम था, कमेंट्री चलती थी, स्लाइड के जरिए वो दिखाया जाता, बीच बीच में राजस्थान के जो प्रतिनिधि डांसेज हैं वो होते थे। और उसमें प्रेरणा श्रीमाली, चंपा शर्मा, जो भी बड़े डांसर्स आज बड़े कहेंगे आप उनको, वो सब उसमें हमारे साथ होते थे। रंजीत शिकारी
बड़ा नाम था, अहमदाबाद के कोरियोग्राफर थे, वो हमको डांस सिखाते थे। कुंदन लाल जी से हम डांस सीखते थे, वो समय था। पर वो हमको एक ट्रैक मिल गया कि यार ये गुरु अपने को सही जगह ले जाएगा, हमको लगता था। और वाकई जो उन्होंने सिखाया, जो परफेक्शन काम में, आप कोई काम करिए मत, अगर करते हैं तो बहुत परफेक्शन होना चाहिए। वो अगर स्लाइड प्रोजेक्टर भी चल रहे हैं उनके शो में तो 2 चल रहे हैं एट साइड, अगर एक गड़बड़ भी हो गया तो दूसरा चलेगा। बहुत नफीस तरीके से, जैसे होता है जिसको हम आज के युग में प्रोफेशनल कहते हैं, वो हाईली प्रोफेशनल थे। आज लोग प्रोफेशनल की तो बात करते हैं, काम उनका लचर है, लेकिन बात करते हैं क्योंकि शब्द है। तो ऐसे लोगों के संसर्ग में आने से मुझे थोड़ा बल मिला जीवन में। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, बेटा तेरी नौकरी लग गई, एक कैमरा अपने साथ रखना, एक टेप रिकॉर्डर साथ रखना, और जितनी लोकल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो, सीख सकते हो, वहाँ के रिचुअल्स को जानना, उनके ट्रेडिशन को जानना, उनके तो मुझे वो सरकार जैसा काम नहीं लगता था। मैं 5 साल जब तक मेरी वहाँ पोस्टिंग रही, मैं धोती, बंडी, जूतियाँ, एक थैला लटका के रखता था जिसमें कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता था। बहुत मज़ा आया ज़िंदगी का, और मैंने राजस्थान को मेरे लिए सो अवसर था कि मैंने बहुत करीब से देखा, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन। आज मैं राजस्थान का हर डायलेक्ट बोल सकता हूँ। आई लव माई लैंग्वेज। मैं ढूंढार का रहने वाला हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ। हालांकि आज की जनरेशन, इवन मेरे परिवार में भी आज ग्रैंड सन्स वगैरह नहीं बोलते, तो उनको लगता है बाबा पता नहीं यार ये अशिक्षितों की भाषा है या पता नहीं क्या है। लेकिन जो सुख आपकी भाषा का है, न केवल ढूंढार की, आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी रीजनल लैंग्वेज की अगर आप बात करें, जो आदमी मिट्टी से नहीं जुड़ पाता उसका कभी नाम नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी मिट्टी से जुड़ा होगा वही कुछ कर पाएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी तो सब मुलम्मा है, आप चाहे जैसा चढ़ा लो। हिंदुस्तान का बच्चा जयपुर में रह के कहता मैं फ्रेंच सीखूंगा, अरे यार तू थाली तो सीख ले, फ्रेंच तो सीख लीजिए, बाद कुछ बुरी बात नहीं है फ्रेंच सीखना, ज़रूर सीखना चाहिए, पर अपनी मदर टंग भी सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है मान्यता मिले ना मिले, हमारा डायलेक्ट है, हमारा तो डायलेक्ट है, हम ये कब कह रहे हैं कि भाषा है, पर जो सुख हमारा है बोलने का, जितने समृद्ध हम हैं लोकल भाषा में, शायद ही दुनिया की कोई वो है। आप अंग्रेजी में पूछते हैं आपने खाना खा लिया? नहीं साहब अभी नहीं खाया, अब खाऊंगा। आपने कपड़े, अब कहीं जा रहे हो? नहीं वाला। हमारे यहाँ राजस्थानी पूछा भाई खाना खा लियो गई, अब बताइए आप। एक टचकारा किया सर तो ये टचकारा आपको कितना समृद्ध बना देता है, ये कितना समृद्ध बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। तो ये सब ऐसे ही जीवन चलता रहा, चीज़ें जीवित रहती है, परंपराएं आगे बढ़े। इस मेरी सफलता में तब मानूं कि जब मेरा पोता भी मुझसे ढूंढारी में ही बात करे। पर जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता, वो एनवायरनमेंट ही नहीं। पहले के लोग ऐसे बोलते थे आपस में, उनको शर्म भी नहीं आती थी। आज मैं अगर कहीं अपनी भाषा में बात करूंगा, लोग पहले तो ये कहेंगे कि यार ये उज्जड़ आदमी है, ऐसे कैसे बोल रहा है दफ्तर में, तो कहीं बुरी बात कौन है बोल बम। मैं तो मुझे इसका प्रिविलेज मिलता है, मैं तो खूब बोलता हूँ, मुझे बुक किया जाता है इस काम के लिए। मैं कहता हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए भैया, मैं तो थोड़ा मेरी भी भाषा सुधरती है। आदमी रवा रहता है, बोलता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें सुधरता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेट करती रही, और मैं आज भी वैसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। और ये सब बड़े दावे होते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है वो याद रखो, और आगे कैसे करना है वो सोचो। तो कर लिया हो तो उसका क्या माने है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं थिएटर करता था बड़े एक्टिवली, आपने पूछा था कि उस वक्त कैसे लोग थे, क्या करते थे, तो मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। एस वासुदेव सिंह बड़ा नाम था हमारे यहाँ, गीजगढ़ ठाकर साहब के लड़के थे। वो जिंदगी भर उन्होंने नौकरी नहीं करी, वो नाटक में ही रहे, नाटक ही करते थे। HP सक्सेना बड़ा नाम था, जो पारसी थिएटर करते थे। HP सक्सेना साहब के साथ मैंने जीवन में 2 नाटक किए सिर्फ, बीबियों का मदरसा और यहूदी की लड़की। अब आप सोचिए उनकी प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि नौकरी तो करते ही थे, लेकिन वो नाटक ही करते, ओढ़ते थे, नाटक ही बिछाते थे। जीवन में नाटक के अलावा कुछ सोचा ही नहीं हुआ, घर परिवार के बारे में भी नहीं सोचा ठीक है जब लाई दी तनख्वाह, अपना खाना खाओ, मत करो, लेकिन वो नाटक के अलावा कुछ नहीं सोचते थे।
एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कमिटमेंट का। बीबीओ का मदरसा नाटक कर रहे थे, रवि झांकल और मैं उसमें रोल कर रहे थे। विद्याधर के रास्ते में एक बाल निकेतन हैप्पी स्कूल है, बिंदु जी की, उनके बाल निकेतन हैप्पी स्कूल वालों की, उसमें रिहर्सल करते थे। वो रविंद्र मंच पे नहीं करते थे, कहते बेटा यहाँ डिस्टर्ब करते हैं लड़के, पहले नाटक वहाँ पकाएंगे 2-3 महीने, फिर इधर आ जाएंगे अपन। तो हम कर रहे थे, 1.5 महीने रिहर्सल हमने की, नाटक याद हो गया। अचानक रमा पांडे ने दिल्ली से हमको फ़ोन किया। उन दिनों हम दूरदर्शन बहुत करते थे, क्योंकि यहाँ दूरदर्शन शुरू ही नहीं हुआ था और दिल्ली रिकॉर्डिंग करने जाता था। और हर शनिवार को एक मौज मस्ती करके एक सीरियल आता था, वो हास्य व्यंग का, उसमें झलकियाँ वलकियाँ कर देते थे। 100-150 रुपये का चेक मिल जाता था, हम उसमें भी राजी होते थे, नौकरियाँ लगी नहीं थी। तो मैं और रवि उनको बिना सूचित किए और रिकॉर्डिंग पे चले गए। जब रिकॉर्डिंग पे चले गए, उनकी रिहर्सल ने सफ़र किया, और जब हम दूसरे दिन आए, डरते, हम जानते थे उनका टेम्परामेंट बहुत ठीक नहीं है, बहुत गर्म मिजाज है। तो हमने झांक के देखा तो मेरी जगह उदेश शर्मा खड़े हुए हैं और रवि झांकल की जगह ब्रजमोहन व्यास खड़े हुए हैं। रिहर्सल चल रही है, उनके दोनों के हाथ में स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमको देख लिया, उन्होंने कहा रुक जाओ वहीं, जोर से बोला। तो हम बैठ जाओ इधर, बैठ गए। पूरी रिहर्सल देखी, फिर उन्होंने हमारी क्लास ली बड़ी ज़ोर से, जो जैसे नाटक वाले लेते हैं वैसे। और उन्होंने कहा भाई कल कैसे चले गए आप? हमने कहा अब इनसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा साहब हमको दिल्ली से बुलावा आ गया था और उन्होंने 2-4 गालियाँ उसको भी दी। फिर कहा यार तुम चले गए उसका गम नहीं है, लेकिन थिएटर करते हो तो मॉरल कमिटमेंट नाम का एक वर्ड होता है। तुम हमसे कह के जाते, हम रिहर्सल ही नहीं रखते, ये 8 आदमी 10 आदमियों की रिहर्सल, टाइम खराब किया तुमने, ये गुनाह है। हमने निकाल दिया तुमको टीम से, गेट आउट। अब आप सोचिए 1.5 महीने रिहर्सल करने के बाद, याद करने के बाद निकाल दिया। दोनों भाई वहाँ से चले त्रिपोलिया बाजार से पैदल पैदल, आंसू बहाते, मयूर रेस्टोरेंट पे आके चाय पी, निकाल दिया। क्या करें, चलो निकाल दिया। अब इसका जवाब सुनिए आप। मैं बापू नगर रहता था, सुबह 6 बजे दूसरे दिन साइकिल से HP सक्सेना साहब मेरे घर, बेटा हम रात भर सो नहीं पाए, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे पर हमने निकाल दी, पर निकालना जरूरी है, इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। और पर बेटा अब हम तुमको भी लेंगे हम, लेकिन दंड तो मिलेगा। साहब आप जो भी दंड, बोले ही नहीं, तो हाथ जोड़ के खड़ा रहा मैं। तो साहब बोलो जो करेंगे, बेटा तुम भी करोगे, लेकिन तुम सेकंड शो करोगे, फर्स्ट शो वो टीम करेगी। हम जिंदगी भर ये सबक भूल नहीं सकते, थिएटर कमिटमेंट क्या होता है, मॉरल कमिटमेंट क्या होता है थिएटर के साथ। आज की पीढ़ी के साथ में ये सब बारे में सोच भी नहीं सकते। यहूदी की लड़की, वो कहते थे कि हम हमारे एक्टर को अगर क्यों दें नींद में भी, तो नेक्स्ट डायलॉग बोले तब तो वो एक्टर है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। आगा कश्मीरी का नाटक, यहूदी की लड़की, आज भी मुझे याद है पूरा नाटक। सर न होगा खम कभी तेरी जफा के सामने, खोल कर सीना लड़ूंगा मैं बला के सामने, मर मिटे हैं आज दोनों अपनी अपनी राह पर, तो खुद ही के सामने तो मैं खुदा के सामने। मुझे अपना दिलीप कुमार जानो है मेरी सायरा बानो, मिलो तुम मुझको मेरे ख्वाब की ताबीर की तरह, रूठो ना मुझसे तुम मेरी तकदीर की तरह, इस दिल में जो है अरमान तुम्हारा है, ईमान तुम्हारी ये जान तुम्हारा। क्या मतलब, क्या लोग थे यार। मैं सोचता हूँ हम तो हमारी जिंदगी में अगर उनके साथ 2 भी किए ना, तो मैं तो लगता है मैं गंगा नहा लिया कि मेरा नाम उस आदमी से जुड़ गया। ये बड़ी बात थी। हम क्या है, कुछ भी नहीं है। सरताज भाई साहब के साथ नाटक किए, भूत की तरह काम करते। तो ये लोग, इन लोगों ने हम भाटों को ना गढ़ने की कोशिश की। हम तो भाटे हैं आज भी, मैं फिर कहता हूँ हम तो भाटे ही हैं, हम कुछ नहीं। पर जो विजनरी है, डायरेक्टर होता है, आदमी को डायरेक्टर बनाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस थिएटर ने मुझे 38-39 साल जनसंपर्क की नौकरी में पूरा साथ दिया, और उसी की वजह से ये है कि मैं कहीं किसी भी मुकाम पर कभी झुका नहीं। मैंने वही धड़ल्ले से, क्योंकि थिएटर ने मुझे हेल्प किया इसमें। चाहे मैंने 11 साल राजभवन में बिताए, 7 गवर्नर्स की सेवा की, 8 साल विधानसभा में बिताए, 2 स्पीकर्स के साथ काम किया, 3 DG के साथ काम किया, मैं कहीं नहीं मात खाया। क्योंकि नाटक आपको जो कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको बोलने की क्षमता देता है,
गलत को सहने की क्षमता नहीं देता। गलत है, उसको स्वीकार कीजिए, उसमें क्या बात है। जब मैं अपना उत्सव बम्बई के लिए गया हुआ था, उसके पहले श्याम बेनेगल ने एक इंडियन रेलवे के लिए सीरियल बनाया था, यात्रा। तो रवि झाकर ने हमसे कहा यार तुम लोग आ जाओ उसमें। तो हम तो फुकरा लोग थे, तो हमने कहा पैसे ऐसे अच्छे दिलाना। उन्होंने कहा श्याम बेनेगल है ना, पैसे ऐसे अच्छे नहीं देता है, पर तो ब्रांड बड़ा है ये मतलब मॉडर्न ब्रांड है, खा के भले ही बदबू आए लेकिन मॉडर्न ब्रांड है, नाम इसका। तो हम चले गए, पर उन दिनों हम करीब 15 दिन उस रेल में उनके साथ रहे। तो उसमें ओमपुरी भी थे और बड़े बड़े नाम, श्याम बेनेगल के साथ कौन नहीं था, मतलब तो अच्छे लोग थे। पर एक तो वो बातचीत होने लगी और शाम फ्री हो गए तो गाना बजाना चल रहा है। तो वो ऐसे लोग हैं कि उनके ना एक थर्ड कॉर्नर होता है, वो किस आदमी को कहाँ रखना है, वो हेड्स ऑफ टू श्याम बाबू। खैर, जब मैं अपना उत्सव बॉम्बे के लिए गया हुआ था, तो उन्हीं दिनों वो भारत एक खोज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो शूट भी चल रहा था और म्यूजिक भी बनराज भाटिया चल रहे थे। और यहाँ से जो आदमी गाने के लिए गया था, अनफॉर्चुनेटली उसका वहाँ गला बैठ गया और वो गा ना पाया। और स्टूडियो बुक हो गए, म्यूजिशियंस बुक हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा फंसावट में आ गए वो लोग। तो रात को मुझे ईरा ने फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, तू आ जा। मैंने कहा मैं तो कल जयपुर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ट्रेन कितनी बजे है? मैंने कहा 2:30 बजे। उन्होंने कहा तो आजा, देख लेते हैं जैसा भी अगर हो जाए तो मैं यथावत पहुँच गया। बॉम्बे सेंट्रल के पास ही स्टूडियो था कोई, बनराज भाटिया जैसा डायरेक्टर। तो मेरे हाथ पाँव फूल गए, मैं ठंडा हो गया। इतने बड़े बड़े लोग, मैंने कभी सोचा ही नहीं था उनके बारे में। पर सवा जैदी जैसी राइटर, तो उन्होंने मुझे दे दिया, रिहर्सल कर ली एक आध बार। लेकिन वो लोग टेक्निकली बड़े साउंड हैं, हम लोग लचर हैं इस मामले में, हम लोग नहीं जानते। तो मैंने बताया जो आदमी उस मुकाम पर है वो सब जानते हैं कि इस बच्चे की क्या कमजोरी है। उन्होंने कहा बेटा देखो, इनके पीछे मत जाओ, तुम्हारा गाओ, ये अपने आप करेंगे। और भगवान की कृपा से 1-1.15 बजे तक मैंने 4 गाने गा दिए। राजस्थान के एपिसोड गाने थे, तो पद्मावत वगैरह ये वो सब हमने कर लिया। तो श्याम बाबू और भी हमको खुश हो गए कि चलो अच्छा किया तुमने। फिर उसके बाद वो जुबैदा बना रहे थे फिल्म, तो वहाँ जब ये चर्चा हुई कि भाई लोकल काम कौन देखेगा, तो उन्होंने कहा ईश्वर और राजू को पकड़ो। हमारे मतलब जैसे कहना फेविकॉल का मजबूत जोड़, तो मैं राजेंद्र शर्मा मेरे कुलीग है, और वो जनसंपर्क में हम पढ़े भी साथ, नौकरी भी साथ की, थिएटर भी साथ करते हैं। वो जब मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उन्होंने सारा काम किसी विश्वास के साथ हम पर छोड़ दिया। और जयपुर जैसे शहर में राखी, करिश्मा कपूर, फलाना ढिमका जो भी सब थे, हमने 20 दिन तो हवा ही नहीं लगने दी कि यहाँ भी कोई शूटिंग हो रही है नारायण निवास में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की कुछ फिल्में यहाँ जयपुर में बनी, उसमें मुझे कुछ काम करने का अवसर मिला। पंकज पाराशर जैसा बड़ा डायरेक्टर है। भाई वही बात है, अभी इनका कोई कारण क्या है कि हम जिस लेवल पर हैं उसका हमको संतोष है। शायद हम बम्बई रहते, लोग भागते, आज यहाँ जा रहे हैं, उस ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं नहीं गए। मैं तो उसको थोड़ा, मेरा बम्बई पोस्टिंग हो गया, लेकिन वहाँ भी मेरे मित्रों ने कहा कि तुम यहाँ काम करो। मैं कहा नहीं, ये शहर ऐसा है जिसको रास आ गया ना फिर वो यहीं रहेगा। मुझे तो जयपुर ही जाना है, बिकॉज आई लव माई प्लेस। मेरे बच्चे यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, वाइफ यहाँ जॉब में, मुझे क्या करना है वहाँ जाके। मैंने कभी नहीं उसके बारे में सोचा। आप शौक के लिए जाएँ, करें और वापस आ जाए। ठिया नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है। जिसने ठिया छोड़ दिया वो फिर बह जाता है आदमी। तो बहने की ज़रूरत नहीं है, आप ठिया मजबूत रखिए, फिर आप कहीं भी घूमिए, रोज़ मछली जाल इधर फेंकिए उधर फेंकिए, करिए सब कुछ, शाम को ठिकाने आ जाइए। वो ज़िंदगी का फलसफा बनाए रखा है अभी तक। तो हे सुल्तान कभी ना देखी, हे सुल्तान कभी ना देखी तैसी पद्मावती सरी की, है सुल्तान। कुछ इस तरह की होती थी, अब तो काफ़ी ऐसा है कि मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना है कि जयपुर शहर नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर चूना। और पिंक सिटी, अगर आप कलर साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं या आप पूछेंगे किसी से, तो पिंक कलर जो है ना बड़ा सेटिस्फैक्शन का कलर है। आपको एक बड़ी शांति मिलती है उसको देख के, आपके दिमाग में जैसे लाल कलर को देख के
नारा लगाने की इच्छा होती है, वैसा कहीं नहीं आएगा। तो इस शहर के अंदर जो सुकून है यहाँ की आबो हवा में, वो कहीं नहीं होती। यहाँ का आदमी बड़ा आत्मसंतोषी है। यहाँ का अगर जनजीवन पुराने ज़माने की मैं बात करूँ, जो मैंने मेरे बचपन में देखा है, क्योंकि खजाने वालों के रास्ते में हमारा मूल निवास रहा है, सिलावटों के मोहल्ले में। मोटा खाना, मोटा पहनना, अपने काम से काम रखना, अधिक से अधिक चौराहे तक जाना और वापस घर आ जाना, इससे ज़्यादा आगे बढ़े। पढ़ाई में यहाँ का आदमी बहुत आगे नहीं निकल पाया। पंजाब मैट्रिक से आगे जाकर कुछ सीखा ही नहीं उसने। अरे यार कहाँ करे लो, कोड़े जाए तो घर आ रहे यार, माँ बाप भी मैं उड़े अरे रह बाते नहीं यार, जबरदस्ती टांग फंसा रही, रह बाते बैठ, एंड कर रहे तू रोटी खा। ये शहर का कल्चर है। वार त्योहार, 7 वार और 9 त्योहार जयपुर में माने जाते हैं। तीज आई, त्योहार ही त्योहार। सावन देखो आप, झड़ी लगती है पूरे राजस्थान में सब त्योहारों की। आपके अलवर में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, लोग याद करते हैं। कौन सा ऐसा गांव है जहां पर कोई ना कोई हरकत नहीं होती है त्योहारों पर? कहीं ना कहीं बड़ी फहरिस्त है। और तो और नागपंचमी लोग ढूंढ रहे हैं जयपुर से। अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ें कैसे देखेगी। मुझे याद है जोबनेर बाग में मेला लगता था नागपंचमी का, उस जगह ख़त्म कर दी, मटा दिया वो जगह। नरसिंह जी का मेला चल रहा है, 12 भाइयों के चौराहे में तमाशे हो रहे हैं, होली पे घेर निकलती है समाज में, ख़त्म हो गया ये कल्चर। ढूंढ होता था बच्चों का, नए दंपत्ति शादी हुई तो उसका ढूंढ होता था। क्या कब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, हाथ से फिसल रही हैं ये चीज़ें। खाना, कोई पैसे वाला आदमी है तो 2-3 मिठाई कर लेगा, बाकी चौराहे के ऊपर इधर का नात लगाई, इधर का नात लगाई, पंगत बिछाई, बैठर भाई, छोटा बड़ा सब एक लाइन में बैठे, पीछे नाड़ी बह रही। अब तो हाइजीन की इतनी बातें करते हैं, कुछ भी नहीं होता था उनके। घर से लोटा ले जाते थे पानी पीने का भी। और पूड़ी भुज्जे, आलू का साग, टिपोरे, आलू के साग में आलू के होता ही नहीं था, रसा ही रसा होता था, सरपट्टा होता था बिल्कुल। और रायता जिसमें साले में बूंदी नहीं होती थी, सफ़ेद पानी आता था जैसे कोई कड़ी का पानी डाल दिया हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत था। आदमी खा के कहता था यार मज़ा आ गया। आज आप किसी भी पार्टी में जाइए, 2000 रुपये की प्लेट खा के आते गए, यार मज़ा नहीं आया, यार पेट नहीं भरा। ये क्या है? संतोष का कोई बिंदु नहीं है सर, वो आपको लेना पड़ता है। वो आत्मीय भाव खत्म हो गया इस शहर का। मैंने वो कल्चर, आप किसी से पूछा भाया जी वो रामलाल जी कोट रहे थे, वह गई वो जो साला फाटी बनियान पहले डोले, चलो मैं वहाँ का घर दिखा ले, पहले तो उसकी ऐसी की तैसी करे। वो फाटी बनियान पहले डोले थे सालों, चल मैं दिखाऊँ ले उतारे घर तक छोड़ के आएगा। बड़े शहर में किसी से पूछे कि यार भाई साहब आई डोंट नो, बड़े बेरुखी से बात कर रहा है। इस शहर में अभी भी शहर में ये है बात, आपको छोड़ के आएगा, बता देगा, रुक लेगा, बात तो करेगा। लेकिन अभी ये शहर की सुगंध है, इस शहर की कुछ खासियत है, ऐसा नहीं है। इस शहर में बड़ी कुछ माटी की विशेषता है। और तो सब ठीक है यार, पर वो मेहमान ले कचौड़ी लिया, भाग चाराना को दही लिया। अब चाराना का दही कहाँ मिलता है आप आज के ज़माने में? लेकिन आज भी आप शहर में जाओ, दे देगा वाने। अरे जा कलजुगा से टिपोरे लिया, फटाफट मेहमान, कोई बात को नहीं। किसी के घर आप जाइए बिना खाना के मनवार किए। वो मेरे ग्रैंडफादर, हम जब हम रहते थे घर में, सब जो जिस वक्त आया वो उस वक्त खाना खा के ही जाएगा, या नाश्ते के टाइम आया तो नाश्ता करके जाएगा। बचते थे लोग, यार उनसे कह देना मैंने खा लिया, मैं खा के आया हूँ यार, लेकिन झूठ माटी कह देना। तो ये शहर का कल्चर है। पहना हुआ बिल्कुल सिंपल, पुराने लोगों का कोई ऐसा, ये तो अब हम लोग तथाकथित मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ जाएंगे ये सब ठिकाने पे। आप याद रखना मेरी बात, नाम बदल जाएंगे भले ही, आ गए मिलेट्स पे आ गए ना आप, कहाँ गई जो, वही बाजरा, वही मक्का, आ गए आप, लेकिन नाम पलट गया मिलेट्स। नो आई वॉन्ट मिलेट। अरे भाई मिलेट, तेरे बाबा जी तो पहले ही जौ की रोटी खाते थे, तो वही खा लेता, तो ये मिलेट पे आता ही नहीं। ये हमने तो खुद आगे होके आफतें बुलाई है। ये शहर का, यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ का कल्चर, कभी कोई भेदभाव हुआ ही नहीं। रंगरेज, उसको मालूम है कि यार इनके घर में अभी जापा होने वाला है, इनको पीड़ा चाहिए, वो अपने आप बना के देता है। चूड़े मणिहारी आपको बना के भेज देगी। इतना समाज में एक सौहार्द था,
ये तो भला उन राजनेताओं का जो इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। 80% जो भी फॉरेनर मेरे घर डिनर करता है वो वेजिटेरियन खाना पसंद करता है, क्योंकि बकरे खा खा के उनके दिमाग बकरे जैसे हो चुके हैं अब तक, उनकी हालतें ख़राब है। अब जिन चीज़ों को हम परहेज़ करते हैं आज की हमारे, जैसे कि लौकी नहीं खाऊंगा, कद्दू नहीं खाऊंगा, बैंगन नहीं खाऊंगा, वो सब वही खाते हैं। और थोड़े दिन बाद फिर हम भी वही खाएंगे, और जब तक ये महंगे हो जाएंगे यहाँ। और अभी 20 रुपये किलो मिल रहा है इसलिए नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा ना, अल्लाह देवे खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो ये स्थिति में है। तो हम अपनी ज़मीन से क्यों कटें, अपनी परंपराओं से क्यों कटें, अपने जो हमारी लीक है जब तक निभाइए, बोझ मत करिए। यही रिश्तों में हो गया। हर परिवार में आपको तनाव देखने को मिलता है। कारण क्या है कि मेरी कमीज़ तेरी कमीज़ से उजली क्यों, ये जो भाव आ गया उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा कृपणता आदमी में जो आ गई है, आदमी ने एक दूसरे को सराहना छोड़ दिया। किसी की तारीफ करने का मतलब यार क्यों चढ़ा रहा है ज़बरदस्ती, क्या इसमें क्या बात है। अगर मैं कहूँ यार आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके भी दिल को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, खत्म हो गई बात, मुझे आपसे कोई काम नहीं हुआ। होता है ये, पर ये मानसिक कृपणता है हमारी, ये मानसिक कृपणता है। हमने अच्छे को अच्छा कहना बंद कर दिया, तारीफ करनी बंद कर दी। जब आप किसी की नहीं करते हो, आप दूसरे से क्या अपेक्षा करते हो कोई आपकी तारीफ करे, क्यों करे। आप कोई लाल तो नहीं लगे हुए हैं आप में। थोड़ा सा दिखावे से बचें, आप जो हैं वो रहिए। कोई आपको छोटा बड़ा कहने वाला नहीं है। मैं अपनी कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुझे सुखी रहना है तो मुझे मना करना भी आना चाहिए। हम लोग सिर्फ इसलिए कि ये खुश हो जाए, नहीं आई डू इट, और फिर आप फ़ोन ही करते रहो, मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊँ, वही मैं यार सॉरी मैं नहीं करूँगा यार। साफ मना कर दीजिए। एक बार बुरा लगता है, लेकिन आप सुखी रहते ना। मैं बीपी की गोली लेता हूँ ना, आपको लेने दूँगा। मैं आज तक कोई गोली नहीं लेता, सिर्फ इसीलिए कि मेरे को ना, ये जयपुर के आदमी की खास बात है, मुंह फटे साला। अरे यार तू छोड़ यार, कायम करे भट, साला दूर हट, साला पागल। जयपुर का जीवन देखना हो तो कुछ दिन पुरानी बस्ती में रहिए जाके, रोटी वोटी खा के, तहमत पहन के, बनियान पहन के, यहाँ चवन्नी दबा के पान की दुकान पे चल जाता है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स डिस्कस करता है। अरे मोदी काहे करे लो साड़ो यार, जानू से साड़ा ने काहे गुना लगा ले शर्ट 8 आना की, और जेब में चारा नहीं। तो ये शहर का कल्चर है। अरे यार काल से कटेट में हो रहे थारे सामने नहीं, मैं कौन सी यार उन्हें पर बात हो रही थी उन्हें। ये ठर लड़ाने का एक शौक है यार लोगों को। तो सुखी है जीवन, पर अच्छा है, उनके लिए रिक्रिएशन है। हमारे जो सोशल कॉर्नर्स थे ना, वो भी खत्म हो गए। मंदिर की संस्कृति खत्म हो गई। आप गोपीनाथ जी के मंदिर में चल जाइए और शहर में क्या चल रहा है आपको ताजा खबर वहां मिलेगी। आप कल्याण जी के मंदिर में चले जाइए, गोविंद देव जी के मंदिर में चले जाइए, शहर में कहाँ यार, मालवीय नगर में सुना आजकल यार चैनल लूट रही थी। अब वो वहां का आदमी बात कर रहा है, अरे नहीं यार नहीं माँ को बुआ जी को छोड़ो, खैर खैर जो, और वो की छूप लुगाई भाग गई, ब्याह साहब वहां तय हो जाते। वो जो सोशल पॉकेट्स थे ना हमारे, जो बड़े स्ट्रेंथ थी उसमें। ये पुलिस वाले पता नहीं खुफियागिरी वहां करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ये बड़े केंद्र हैं आपके सोशल वैल्यूज को बचाए रखने के लिए, ये बड़े केंद्र हैं। अब कितने बच्चे जानते हैं कि रामचंद्र जी का मंदिर है, कहाँ जाते हैं, क्यों जाएंगे। गोपीनाथ जी के मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर, चलो यार चलो देखा, तफरी कर आते हैं। वो उनका माइंडसेट तफरी है, वहां जाके किसी से बातचीत इंटरेक्शन नहीं है उनका। ये सब चीजें जो खत्म हो गए। मंदिर हमारी संस्कृति के बड़े केंद्र हैं। मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ। नौकरी के दौरान मैं लेजरिंग का काम जब करता था जीएडी के लिए, 1 महीने में आर.के. लक्ष्मण के साथ राजस्थान घूमा। 1 महीने, आर.के. लक्ष्मण बड़ा नाम था, और उसने उसकी नज़र से आप जब मैंने राजस्थान को देखा तो मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उदयपुर के जगदीश मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बाहर आ जाते हैं, 1.25 घंटे वो उस मंदिर में रहा, और एक एक स्कल्पचर को ऐसे उसने डिस्क्राइब किया कि यार जैसे इसी ने बनाए हो। तो हमने अपनी चीज़ों पर गर्व करना छोड़ दिया, इसलिए कि हम उस अतीत को जानना नहीं चाहते।
जब हम जानना चाहेंगे तभी आप गर्व करोगे। चित्तौड़ का किला आप जाइए, आपका पोस्चर में ही फर्क आ जाएगा, आपको लगेगा यार मैं ही महाराणा हूँ। जब आप लेजी मोजो में जाके बैठेंगे, दाना पानी में जाके बैठेंगे, तो फिर तो ऐसे ही बैठेंगे। ये फर्क पड़ जाता है चीज़ों का, मुझे लगता है। जब आप आमेर का किला जाते हैं तो आपको लगता है यार कैसे तो ये पत्थर ऊपर आए होंगे, कैसे बनाया होगा यार। आप स्वतः ही मस्तिष्क में एक ये सब चीज़ें बातें आती हैं। आज के बच्चे को वो अवसर ही नहीं मिलता है। अब वो तो एआई पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़े दिन में दिमाग ही आपका डेड कर देंगे। अब तो आपको रिमोट से चलाएगा वो। तो ये कौन सी विद्या है? उसको रोकना होगा। मैं हमारे कहने से नहीं रुकेगी, पर उनको भी अपनी दुकानदारियां चलानी है तो वो भी सब ऐसे ही चलेगा। आज के जो यंग जनरेशन है, रंगकर्मी मैं स्पेसिफिक करता हूँ, हाईली टैलेंटेड, उनका विजन बहुत अच्छा है, उनका वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, किस प्रतिभा संपन्न है किसी भी तरह की, पर मुझे लगता है कि कहीं कहीं कमिटमेंट वीक है, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि ट्रेनिंग पार्ट बहुत हम कमी महसूस करते हैं। जब हम रंगकर्म करते थे तो आए दिन कोई ना कोई कैंप चलता था कि जिसमें अच्छे लोग आते थे, वो ट्रेन करते थे, उसका लाभ मिलता है। एकेडमियों ने काम करना बंद कर दिया, वो सिर्फ हुजूर की चमचागिरी में ही पूरे 5 साल निकाल देते हैं। वो उनका असली काम है उधर ध्यान ही नहीं देते। वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग पर उनका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, जिससे उनका आज वर्ल्ड सिनेरियो में या नेशनल सिनेरियो में क्या चल रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास तो साधन नहीं थे पहले। जब हम ऑल इंडिया कंपटीशन में जाते थे, ऑल इंडिया सिविल सर्विस ड्रामा कंपटीशन में सरताज भाई साहब के साथ अबिदुल्ला जी लिखते थे, उसके लिए पूरे कलकत्ता। हमारे यहाँ तो नाटक इतना समृद्ध नहीं है जितना बंगाल में है या महाराष्ट्र में है या गुजरात में है आपकी रीजनल थिएटर। लेकिन हम हिंदी थिएटर भी करते, तो उस वक्त कमिटमेंट इसलिए होता था कि वो एक तो इनोवेटिव राइटिंग हमीदुल्ला की, जो मतलब लीक से हटके, ज़्यादातर तो अडॉप्टेशन कर रहे हैं कि साहब पीएल देशपांडे की वापस कर दिया, उसका घासीराम कोतवाल का हिंदी अनुवाद कर दिया, वो नहीं, अपना कुछ मूल जाता था और फिर कुछ उसमें एक दो एक्सपेरिमेंटल ऐसा करते थे, तो हम कहीं ना कहीं टक्कर मार के जीत आते थे कुछ चीज़ें। तो लगता था कि हाँ यार ये कुछ चीज़ हो रहा है। तो वो ट्रेनिंग पार्ट लूज कर रहे हैं, कमिटमेंट। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो एक शब्द तो बहुत अच्छा है प्रोफेशन, लेकिन काम में भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। वो कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ ही आएगा, वो उसको कहीं लैग करते हैं। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और बाकी गुरु जी को ज्ञान कौन दे, सब गुरु हैं आज के जब मैं हर गुरु पूर्णिमा पे लिखता हूँ, मैं मुझे तो जो मिला वो गुरु ही मिला, तो उसके सारे गुरुओं को प्रणाम, मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए सर, मेरी ज़िंदगी का जो ध्येय वाक्य रहा वो ये रहा कि मतलब आप जो हो ना वो ही रहो यार, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और झांसे में आदमी एक बार आ सकता है, बार बार नहीं आएगा, इसलिए ऐसा अवसर ही ना दो किसी को। मैं जब भी किसी से मिलूँ नज़र मिलाकर बात करूँ, नज़र नीचे करूँ ही क्यों भाई, ना मैं आप कोई कमिटमेंट आपके साथ ऐसा करूँ क्यों कि जिससे मुझे बाद में नीचा देखना पड़े। मना करना ज़्यादा अच्छा है। तो गुरु मंत्र क्या। और दूसरा, मैं कभी झूठ सांस से बचता रहा, उसमें मैंने बहुत बार मतलब कहते हैं दिल में फरेब लब पे तबस्सुम नज़र में प्यार और लूटे गए शमीम बड़े एहतमाम से। मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों से ठगाई, मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत ठगा, लेकिन मैं उस ठगाई में खुश हूँ। चल यार तेरी पहचान हो गई, तू क्या है। आदमी को किस क्लास का है ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जब उसका व्यवहार और बातचीत करता है ना तो 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि वो किस क्लास का है। तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक व्यवहार नहीं होगा ना तब तक आपको कुछ कह नहीं सकते। आदमी कपड़े कितने भी अच्छा पहन ले, लेकिन बोलने से मालूम पड़ जाता है कि यार इससे किस लेवल पर बात करनी है। आप सब अनुभवी लोग हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते, तो होता है ये सब चीज़ें। और अब मैं करने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने मनस्वी लोग बैठे हैं,
अपन क्या अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो लगता है कि यार बहुत कुछ करना चाहिए था। अब शायद बुढ़ापे में ये सब चीज़ें ज़्यादा निकलती है। एक चीज़, एक जो राज की बात है मैं आपको और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मुझे थोड़ा सा ये होश आने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी को मुझे एक ढर्रे पर लाना है, एंड इट वॉज 76, उस दिन से मैंने अपनी डेली डायरी लिखना शुरू किया। और मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ आज दिनांक तक मेरे पास मेरी डायरी है। और ड्यूरिंग द कोविड जब मैंने उसको पलटी तो मेरे को बहुत सारे मेरे जीवन के दृष्टांत ऐसे मेरे सामने चले। मैंने कहा हाँ यार ये भी कोई दिन था, ये भी कोई दिन था। तो ये सब चीज़ें आदमी को अपनी समीक्षा खुद करते, उससे अच्छा कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आज आदमी ने अपनी समीक्षा करना ही बंद इसलिए कर दिया कि वो सिर्फ सराहना सुनना चाहता है, बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। जब मैं रात को मेरी डायरी लिखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ यार आज मैंने आलोक जी के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मेरा दायित्व तो ये बनता है अगर सुखी रहना चाहता हूँ तो सुबह मैं इनको फ़ोन करूँ, आलोक जी यार कल थोड़ा सा मैं माइंड सेट ठीक नहीं था, थोड़ा सा मैं तेज बोल गया था। मैं भी रिलीज़ हो गया, ये भी रिलीज़ हो गया, कहाँ दिक्कत है। पर क्योंकि मैं बीच में आ गया वो उसको मिटाना बड़ा जरूरी। मेरा कोई नहीं है ऐसा, मेरे बहुत से अनन्य मित्र, बहुत अनन्य मेरे पारिवारिक मित्र, मेरे परिवार में मैं गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। आदमी रिश्ता भी छूटता है, जिस आदमी में संवेदना ना हो वो आदमी नहीं होता, और जो आदमी पर संवेदना हावी हो जाए वो भी आदमी नहीं होता। मैंने हमेशा मेरे जीवन का ध्येय वाक्य यही रखा। जब आदमी ज़मीन पर आ जाता है ना तब उसको आसमान दिखता है कि यार अभी तो वहाँ जाना है। और जब दोनों वक्त हरी हरी मिल रही है तो अल्लाह देवे खाने को, वही वाली बात। तो फिर पिताजी के तो उसमें तो ऐश थी, कहाँ दिक्कत थी। फॉर्चुनेटली मुझे मेरी पत्नी वर्किंग, ये मेरी चॉइस थी, वर्किंग होनी चाहिए। हमने ज़िंदगी भर अच्छा आराम से काम किया, मकान भी बनाया, आज भगवान राम राजी। अब मैं रोज़ जब पूजा करता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ यार अब देना मत, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊँगा, मुझे चाहिए ही नहीं। हूँ उसको बैलेंस रखना और आनंद कर बस। ऊधो को लेना ना माधो को देना। भगवान आज तो भाई साहब नौकरी नहीं मिलती तो कोविड में हम भी गुरुद्वारे के बाहर बैठे होते, सरकारी कर्मचारी सांड हो रहे खा खा के। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ, बहुत साफ खुल कर रहा हूँ, इसको आप एडिट कर लेना भले। लेकिन ये सब चीज़ें 6 पे कमीशन के बाद इतनी पैसा आता है सरकारी कर्मचारी के पास कि वो खर्च नहीं कर सकता, आप सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ यंगस्टर्स की हालत ये है कि PhD लड़के डेली वेजेस में काम करते हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ। सोशल मीडिया, मैंने कहा हर चीज़ के दो पक्ष हैं। तो हम लोग दरअसल क्या है, ये आदमी की एक फितरत की बात होती है, जैसे कह लो यार इसके हाथ मत लगाना वरना, तो पहले उसके हाथ लगाएगा। ये तो हमने उसका जो उजला पक्ष नहीं है उसको देखना शुरू कर दिया। वरना सूचना प्रसारण का इससे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है। अमेरिका में कोई घटना होती है 5 मिनट में आपको मालूम होती है। पहले यहाँ से फुलेरा जाते थे तो ही अरे यार फुलेरा जा रहा हूँ और देख रास्ते में उतरना मत, दुनिया भर की हिदायतें होती थी। तो सोशल मीडिया के साथ अच्छी चीज़ों को ले तो बहुत अच्छा है, वरना तो अभी 3 दिन पहले यूके से एक लेडी आई थी, वो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा आप क्या करती हो, बोले मैं काउंसलिंग करती हूँ 8 से 18 साल के बच्चों की। मैंने कहा व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम। फ्रेंकली उसने कहा ओनली मोबाइल, रील्स, इसके ऊपर सब कुछ उनका एम्बिशियस, पैसा नहीं है, स्टार्टेड क्राइम। तो आप ये आपको हर रास्ते पे ले जाना, इसके पास तो 20 ऑप्शन है, आपको किसी भी रास्ते पे ले जा सकता है। ये आपको तय करना है आपको किस रास्ते पे